हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर निधि यादव एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट में आज की क्लास में हम संविधान निर्माता सभा यानी कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली पर चर्चा करेंगे। लास्ट क्लास में बच्चों हमने आपको आपके सिलेबस के बारे में और इस पेपर की पृष्ठभूमि के बारे में बताया था। इसका जो फर्स्ट टॉपिक है वो संविधान निर्माता सभा के बारे में है और इसमें सबसे पहले हम ये जानेंगे कि संविधान क्या होता है और ये क्यों ज़रूरी होता है। जैसा कि बच्चे आप सभी लोग अच्छे से जानते हैं कि प्रत्येक राष्ट्र का अपना एक संविधान होता है और जिसके अनुसार उस देश की शासन व्यवस्था का संचालन भी किया जाता है और इस संविधान के द्वारा ही राष्ट्रीय विकास की जो हमारी गति है वो आगे बढ़ती है। और यह जो संविधान होता है ये राष्ट्र की जनता के द्वारा बनाया जाता है, या तो बनाती है या उसके द्वारा चुने हुए कुछ निर्वाचित प्रतिनिधियों के द्वारा संविधान का निर्माण किया जाता है। संविधान निर्माण के लिए भारतीय संविधान का जब निर्माण हो रहा था तो एक प्रतिनिधि सभा गठित की गई जिसे हम संविधान सभा के नाम से जानते हैं। और भारतीय संविधान सभा की जब बात चल रही थी या जब ये सोचा गया कि भारत में एक कॉन्स्टिट्यूशन का हम निर्माण करेंगे, क्योंकि जब हमारा राष्ट्रीय आंदोलन चल रहा था तो उसमें एक यही बात थी कि हम अपने स्वाभाविक रूप में हम भारत के लोग अपने राजनीतिक भविष्य का खुद निर्माण करेंगे। तो संविधान सभा का जो शुरुआती विचार आया है वह 1895 के स्वराज्य विधेयक, जिसे हम स्वराज्य बिल के नाम से जानते हैं, वहाँ से हमको इसके संबंध में पता लगता है। उसके पश्चात 20वीं शताब्दी में इस विचार को सर्वप्रथम महात्मा गांधी ने हमारे सामने लाया जब उन्होंने 1922 में कहा कि अब भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा के अनुसार होगा। उसके पश्चात अगर हम इसके ऐतिहासिक क्रम को देखें तो हम देखते हैं कि 1924 में पंडित मोतीलाल नेहरू ने ब्रिटिश सरकार के सामने संविधान सभा के निर्माण की मांग प्रस्तुत की थी। तो हम ये कह सकते हैं कि आज जिस संविधान के द्वारा भारतीय व्यवस्था या भारत का संपूर्ण देश का शासन संचालन हो रहा है उसको वास्तविकता या मूर्त रूप देने में हमारा जो ऐतिहासिक परिवेश रहा है उसको हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी ये स्पष्ट किया था कि यदि भारत को आत्मनिर्णय का अवसर मिलता है और भारत के सभी विचार के लोगों की प्रतिनिधि सभा अगर हम बुलाते हैं और जो हम बुलाएंगे वही हमारे लिए एक सर्वसम्मत संविधान का निर्माण करेगी और यही संविधान सभा होगी। उसके पश्चात 1936 के लखनऊ कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ उसमें संविधान सभा के अर्थ और महत्व की विस्तृत व्याख्या की गई। उसके पश्चात 1938 में कांग्रेस अधिवेशन में इस मांग को दोबारा से दोहराया गया और एक प्रस्ताव भी पारित किया गया कि एक स्वतंत्र देश के संविधान निर्माण का एकमात्र तरीका मात्र संविधान सभा ही है, क्योंकि यदि हमको प्रजातंत्र और स्वतंत्रता में के अकॉर्डिंगली हमारे देश के संविधान को चलाना है तो हमें एक संविधान सभा का निर्माण करना होगा। इसी समय महात्मा गांधी ने भी कहा कि संविधान सभा से इस देश की जो सांप्रदायिक अशांति है वह दूर होगी और देश एक उचित राजनीतिक दिशा की ओर प्रवृत्त हो सकेगा। उन्होंने यह भी कहा कि अब हम एक ऐसी संविधान सभा चाहते हैं जो भारतीय मस्तिष्क का एक वास्तविक दर्पण होनी चाहिए। और ऑब्वियस है, ये स्वाभाविक भी था कि भारतीय जनता की जो संविधान सभा की जो ये मांग चल रही थी, जो जिसकी शुरुआत हम 1895 के स्वराज्य विधेयक से मान रहे हैं, तो हम ये देख रहे हैं कि ब्रिटिश शासन के द्वारा इसका विरोध किया जाने लगा। क्योंकि उन्हें अब ये लगने लगा कि इससे उनके अब
विशेषाधिकार खतरे में पड़ रहे हैं। शुरुआत में मुस्लिम लीग ने भी इसका विरोध किया, किंतु 1940 में पाकिस्तान के प्रस्ताव के प्रतिपादन के लिए जब अलग अलग विधानसभाओं की मांग की उन्होंने बात करी, तो ये एक बात क्लियर हो गई कि यद्यपि चाहे ब्रिटिश सरकार हो चाहे मुस्लिम लीग हो, वो स्पष्टतया तो संविधान सभा की मांग को स्वीकार करने के पक्ष में नहीं है, लेकिन इसी समय सेकेंड वर्ल्ड वॉर का जो समय था और उसकी जो परिस्थितियाँ जिस प्रकार की बनी या उसकी जो आवश्यकता थी उस समय, तो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रेशर इस प्रकार के आए कि अंततः वह विवश हो गई और अल्टीमेटली उन्होंने अगस्त 1940 के प्रस्ताव में ब्रिटिश सरकार को ये मानना पड़ा कि अब भारत का संविधान स्वयं भारतवासी ही तैयार करेंगे। इसके पश्चात 1942 की क्रिप्स योजना के द्वारा ब्रिटेन ने स्वीकार कर लिया कि भारत में एक निर्वाचित संविधान सभा का गठन किया जाएगा, जो युद्ध के पश्चात भारत के लिए संविधान को तैयार करेगी। लेकिन भारतीयों के द्वारा कुछ अन्य कारणों से इस क्रिप्स योजना को अस्वीकार कर दिया गया था। तो अल्टीमेटली हम देखते हैं कि जो यात्रा 1895 के स्वराज्य विधेयक से संविधान सभा की प्रारंभ हुई थी, उसने एक मूर्त रूप 1946 की कैबिनेट मिशन योजना के द्वारा ही अपने मूर्त रूप को स्वीकार किया या उसे एक व्यवहारिक रूप प्रदान किया गया। 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन दिल्ली में आया और उसने अपनी योजना प्रकाशित की और इस प्रस्ताव के बारे में या उनका जो ये योजना थी, इसके बारे में उनका ये मानना था कि व्यस्त मताधिकार के आधार पर संविधान सभा का गठन वर्तमान परिस्थितियों में एप्लीकेबल या बिल्कुल ऐसा असंभव दिखाई दे रहा है। तो ये व्यवहारिक यही है कि प्रांतीय विधानसभाओं को निर्वाचनकारी संस्थाओं के रूप में उपयोग किया जाए। तो हमने देखा कि संविधान निर्माण की जो ये कहानी है, ये एक लंबे प्रोसेस के द्वारा अपने अंतिम रूप में पहुंची। 1946 में संविधान सभा के चुनाव हुए और कांग्रेस ये चाह भी रही थी कि संविधान सभा जल्दी से ही अपने कार्य को प्रारंभ कर दे। संविधान सभा का प्रथम जो अधिवेशन है वह 9 दिसंबर 1946 को संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में प्रारंभ हुआ, जिसके लिए डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को सर्वसम्मति से अस्थायी अध्यक्ष भी चुना गया। इसी समय 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष निर्वाचित हुए। तो हम ये कह सकते हैं कि संविधान सभा ने संविधान निर्माण के लिए जैसे ही यह प्रस्ताव पारित हुआ और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष बने, उन्होंने साथ ही साथ कुछ समितियों का भी अपने साथ के अंदर उनका गठन किया और ये जो समितियां अलग अलग प्रकार की थी, जिन्हें हम संघ संविधान समिति, प्रांतीय संविधान समिति, संघ शक्ति समिति या अल्पसंख्यक समितियों या प्रारूप समिति के नाम से संबोधित कर सकते हैं, क्योंकि संविधान निर्माण का कार्य एक महती कार्य था और उस कार्य को परिणित करने के लिए या उसको असली जमा पहनाने के लिए कुछ समितियों की भी आवश्यकता थी। संविधान निर्माण का कार्य भारत से विशाल जनसंख्या वाले देश, साथ ही साथ विभिन्न जाति समुदाय धर्म वाले देश और साथ ही साथ ब्रिटिश साम्राज्यवादी शक्तियों के द्वारा जो भारत का शोषण किया गया था या जिस प्रकार की उन्होंने फूट डालो राज्य करे की नीति अपनाई थी और भारत का सामाजिक राजनीतिक आर्थिक ढांचा जो बिल्कुल छिन्न भिन्न हो चुका था, एक ऐसे समय में एक नई पॉलिटिकल और सोशल
ना सामाजिक व्यवस्था का निर्माण करना बहुत आवश्यक था, क्योंकि संविधान के द्वारा ही अब इनको एक सूत्र में बांधा जा सकता था। और एक और बड़ी समस्या जो हमारी संविधान सभा के सामने दिखाई दे रही थी वह यह थी कि लगभग जो 600 देशी रियासतें थी इनको भी भारतीय संघ में शामिल करना था। तो हम ये देखते हैं कि संविधान निर्माण के समय कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के सामने काफ़ी कुछ समस्याएं आ रही थी। वो स्थितियाँ क्या थी, किस प्रकार संविधान निर्मात्री सभा ने अपने कार्य को अंजाम दिया और कितने चरणों के बाद भारतीय संविधान का निर्माण हुआ, ये प्रक्रिया के बारे में हम आगे की क्लास में पढ़ेंगे। धन्यवाद।